हेलो स्टूडेंट, थोड़ा सा विलम्ब हुआ है क्योंकि मैं किसी कार्य में व्यस्त था, इसीलिए थोड़ा सा 2-3 दिन समय लग गया ऑनलाइन क्लास लेने में। हम लोग पिछले दिन क्लास में यह देख रहे थे, हमने बोला था कि हम लोग को देखना क्या है कि वियना कन्वेंशन को देखना है। हम लोगों को वियना कन्वेंशन यानी सम्मेलन को देखना है, वियना सम्मेलन को देखना है। हम जानते हैं कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि किस प्रकार से फ्रांस में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से फ्रांस में फ्रांसीसी संविधान को लाया जाता है, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने के कारण 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का प्रथम काउंसलर बनता है और पुनः 1803 में फ्रांस में राजतंत्र को स्थापित कर देता है। राजतंत्र को स्थापित तो करता है, लेकिन 1804 में एक नागरिक संहिता का निर्माण करता है और नागरिक संहिता के अंतर्गत यह सोच करके चलता है, इस प्रकार की विधियों का निर्माण करता है, इस प्रकार का फ्रांस में परिवर्तन करता है जिससे कि उदारवादी चाहे वो उदारवाद की विचारधारा के अनुसार जो परिवर्तन को चाहते हैं उनकी सोच हो, चाहे क्रांतिकारियों की सोच हो, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। पुनः निरंकुश राजतंत्र को स्थापित नहीं करता है, बल्कि उदारवादी विचारधारा के अनुसार वह परिवर्तन करने की सोच रखता है। यही कारण है कि वह नागरिक संहिता के अंतर्गत जो भी परिवर्तन करता है वह किस प्रकार का परिवर्तन करता है, वह उदारवाद की विचारधारा के अनुसार परिवर्तन करता है। वह क्या करता है, विशेषाधिकारों को अंत कर देता है, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर देता है, भूदासत्व को समाप्त कर देता है, जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर देता है, समानता का अधिकार स्थापित करता है, लोगों को स्वतंत्रता देता है। दूसरा नाम अगर इस प्रकार की सुधार करता है, यही नहीं, हम लोग देखते हैं कि मुद्रा को एक रूप बनाने की कोशिश करता है। दूसरा नंबर नाप तौल की एकल प्रणाली को दशमलव पद्धति पर आधारित करता है। यातायात व्यवस्था और संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है, जिससे कि न केवल उदारवाद की भावनाओं का विकास होता है, उदारवाद की विचारधाराओं को लागू किया जाता है फ्रांस में, बल्कि उदारवादियों को व्यापारिक सहूलियत भी मिलना प्रारंभ हो जाता है। और यही कारण है कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो परिवर्तन किया गया, उस परिवर्तन के विरोध में उदारवादियों के द्वारा क्रांति नहीं होती है। लेकिन उस दौरान रूढ़िवादी, जितने भी रूढ़िवादी हैं, पुरातन संस्थाएं हैं, राजतंत्र हैं, वह नेपोलियन बोनापार्ट को किसी भी रूप में फ्रांस में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है कि 1804 में नागरिक संहिता लाने के बाद, नागरिक संहिता लाने के बाद वह न केवल फ्रांस में परिवर्तन करता है, बल्कि इस प्रकार का परिवर्तन पूरे यूरोप में करना चाहता है। क्योंकि वह क्या कहता है, उसका एक स्टेटमेंट जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि वह कहता है कि मैं पूरी जनता को एक राष्ट्र का स्वरूप देना चाहता हूँ। और यही कारण है कि वह फ्रांस में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यूरोप में विजय अभियान प्रारंभ करता है। और विजय अभियान के दौरान जिन जिन भी यूरोप के देशों को वह विजिट करता है, उन देशों में अपनी नागरिक संहिता 1804 की नागरिक संहिता के अनुसार वहां पर भी परिवर्तन करता है। इस परिवर्तन होने के बाद वहां पर राष्ट्र राज्य का तो निर्माण नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रवाद की भावनाओं का प्रचार होता है। और यही कारण है कि हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना था कि जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के युद्ध में संयुक्त शक्तियों से जब पराजित हो जाता है, तब फिर से किस प्रकार की फ्रांस में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से पूरे यूरोप में परिवर्तन होता है, ये हम लोगों को देखना था। तो देखिए, यहाँ पर पहले यह डिस्कशन कर लेते हैं कि इससे, यानी कि जो आज हम पढ़ा रहे हैं उसका परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, तो नंबर 1 की वियना सम्मेलन से कभी कभी लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछता है।
लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, तो अगर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है तो जाहिर सी बात है कि 4 नंबर में पूछेगा। कभी कभी बहुविकल्पी के अंतर्गत भी प्रश्न पूछता है। तो नंबर 1 बहुविकल्पी क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कब पराजित हुआ, तो यानी कि 1815 में किस युद्ध में पराजित हुआ, तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस पर क्वेश्चन और बन भी चुका है, बोर्ड के द्वारा, यूपी बोर्ड के द्वारा बनाया भी गया है, वह क्वेश्चन है कि वह किन संयुक्त शक्तियों से पराजित होता है। तो वह संयुक्त शक्तियां हैं, प्रसा है, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन और रूस है। ध्यान दे दीजिएगा कि इस पर बहुविकल्पी के प्रश्न पूछा जा चुका है और बोर्ड के द्वारा कि नेपोलियन बोनापार्ट किन संयुक्त शक्तियों से पराजित हो गया। तो वह किन संयुक्त शक्तियों से, प्रसा है, ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है और रूस है। ये चारों की संयुक्त शक्तियों से वह पराजित हो जाता है। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो बनता ही है, इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चन बनेगा तो हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन इस प्रश्न को याद रखिएगा कि यहाँ से एक प्रश्न यूपी बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है और पूछा गया है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, इस क्लास के अंतर्गत हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके द्वारा हम देख रहे हैं कि 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट जब पराजित हो जाता है तो पराजित होने के बाद फ्रांस में और यूरोप में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसी चीज को हम लोगों को देखना था। तो देखिए, जो भी परिवर्तन होगा वह परिवर्तन किसके अनुसार होगा। जाहिर सी बात है कि अभी हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट उदारवाद की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। उदारवादी भावनाओं के अनुसार, उदारवादी सोच के अनुसार, उदारवादी जिस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते थे उसी के अनुसार वह परिवर्तन कर रहा था। लेकिन अगर पराजित होता है तो पराजित होने के बाद जिस प्रकार की विचारधारा वहां पर आती है उसे हम लोग रूढ़िवाद की विचारधारा कहते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। देखिए, हम लोग 9th क्लास में इसको पढ़ा गया होगा। रूस की जब क्रांति हम लोग पढ़ते हैं तो रूस की क्रांति जब प्रारंभ होता है तो रूस की क्रांति के अंतर्गत हम लोगों ने उदारवाद को भी पढ़ा, उसके बाद रूढ़िवादी को भी पढ़ा, रेडिकल्स को भी पढ़ा। ये तीनों विचारधाराओं को हम लोग पढ़े हुए हैं। 9th क्लास से ही हम लोग उसके विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं। जहाँ तक उदारवाद की बात करें तो उदारवाद पर तो मैंने पिछले दिन बहुत ज़्यादा आपको डिस्कशन किया हुआ है और बहुत बेहतर तरीके से डिस्कशन किए हैं, वो आपको क्लास में मिल ही जाएगा। तो रूढ़िवाद की यदि बात करें तो रूढ़िवादी पुरातन व्यवस्थाओं के समर्थक हैं। ये क्या है? पुरातन व्यवस्था के समर्थक है। और पुरातन व्यवस्था क्या है? राजतंत्र है। और कैसा राजतंत्र है? तो निरंकुश राजतंत्र है, इसके समर्थक है। नंबर 1। नंबर 2 कि वह परिवर्तन तो चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि परिवर्तन चाहते ही नहीं है, बिल्कुल परिवर्तन के विरोधी है, ऐसी बात नहीं है। परिवर्तन चाहते हैं लेकिन बहुत धीमी गति से परिवर्तन चाहते हैं और पुरातन व्यवस्थाओं को जीवित रखना चाहते हैं तथा समाज में जो विशेषाधिकार है जो पिरूनी वर्ग को प्राप्त है वह विशेषाधिकार को लागू रखना चाहते हैं, सामंती व्यवस्था को लागू रखना चाहते हैं। उसके बाद जो समाज में ऊंच और नीच की भावना है, ऊंच नीच की भावना है उसको भी लागू रखना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जिस प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं वह उदारवादी विचारधारा के अनुसार परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है कि 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हो जाता है तो पराजित होने के बाद रूढ़िवादी विचारधारा शक्तिशाली हो जाती है और उस दौरान यानी कि इन संयुक्त शक्तियों के दौरान ने क्या किया कि वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। वियना
सम्मेलन के नाम से जानते हैं। यह वियना सम्मेलन 1815 में होता है, 1815 में होता है। वही संयुक्त शक्तियां जिनसे वह संयुक्त शक्तियां जिसमें कौन शामिल है, तो नंबर 1 प्रसाद हमने अभी बताया था कि इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रूस ये क्या करते हैं, एक वियना में कन्वेंशन करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं और इस सम्मेलन के दौरान एक संधि का मसौदा तैयार किया जाता है। जाहिर सी बात है कि वह संधि का मसौदा किस रूप में होगा, जब रूढ़िवाद की विचारधारा रखते हैं ये लोग, तो किस प्रकार का होगा, रूढ़िवादी विचारधारा को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। और जो वियना में संधि का मसौदा तैयार किया जाता है उसे ही हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसकी अध्यक्षता यानी वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, मैं जो लिख रहा हूं ये प्रश्न के रूप में है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख के द्वारा किया गया। ये नाम याद रखिएगा, ड्यूक मेटरनिख के द्वारा किया गया। ये नाम इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन जाता है, आपको 3 क्वेश्चन का उत्तर मिल जाता है। नंबर 1 मिलेगा कि वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख के द्वारा किया गया। दूसरा नंबर फिर ड्यूक मेटरनिख के विषय में 2 प्रकार के और क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ड्यूक मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कभी कभी बहुविकल्पी के प्रश्न के अंतर्गत पूछता है। दूसरा एक ड्यूक मेटरनिख ने जो ऑस्ट्रिया के चांसलर है, इसी ने ही एक और स्टेटमेंट दिया था, जुसेपे मैज़ोनी के विषय में कहा था कि जुसेपे मैज़ोनी हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ड्यूक मेटरनिख का नाम याद रखिएगा। तो जो वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख के द्वारा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, उसके अंतर्गत जो संधि का मसौदा तैयार किया गया, उस संधि में के अनुसार क्या परिवर्तन किया गया, वही परिवर्तन पूरे यूरोप में देखने को मिलेगा। और हम जान चुके हैं कि यह जो शक्तियां हैं वह किस प्रकार की विचारधारा को लागू करना चाहती हैं, तो रूढ़िवाद की विचारधारा को लागू करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि वियना में जो सम्मेलन हो रहा है, वियना में जो संधि को तैयार किया जा रहा है, उस संधि के अंतर्गत उन्हीं परिवर्तनों को शामिल किया जाएगा जो रूढ़िवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली होगी। तो नंबर 1 क्या परिवर्तन करता है, पहला परिवर्तन क्या होता है, तो देखिए नेपोलियन के द्वारा जो परिवर्तन अपने नागरिक संहिता के अनुसार न केवल फ्रांस में किया जाता है बल्कि पूरे यूरोप में किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। नंबर 1 पहले ही क्या किया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा अपने नागरिक संहिता के अनुसार जो परिवर्तन किया जाता है, उसे समाप्त कर दिया जाता है। अब देखो समाप्त कर दिया गया। जो संधि का मसौदा तैयार हुआ, संधि के मसौदे के अंतर्गत हमने बताया था ना कि रूढ़िवाद की विचारधारा को लागू करने का प्रयास किया जाएगा, और प्रयास क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। और उसके तहत पहला परिवर्तन यह किया कर दिया जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो 1804 की नागरिक संहिता का निर्माण किया, और न केवल फ्रांस में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बल्कि पूरे यूरोप में इस प्रकार की
प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया, उस व्यवस्था को ही पहले नंबर की समाप्त कर दिया जाता है। क्यों समाप्त किया जाता है? तो रूढ़िवाद की विचारधारा को लागू करने के लिए। तो दूसरा परिवर्तन क्या किया जाता है? दूसरा परिवर्तन यह किया जाता है, दूसरा परिवर्तन यह किया जाता है कि पुनः पूरे यूरोप में पुरातन व्यवस्था राजतंत्र को बहाल कर दिया जाता है। यानी कि पुनः यूरोप में पुरातन व्यवस्था राजतंत्र को बहाल कर दिया जाता है, बहाल कर दिया जाता है। ये दूसरा परिवर्तन होगा। देखिए अब ये लोग करते क्या है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट अपने नागरिक संहिता के अनुसार जो परिवर्तन करता है, न केवल फ्रांस में करता है बल्कि पूरे यूरोप में परिवर्तन करता है, उस परिवर्तन को न केवल समाप्त कर दिया जाता है बल्कि जो पुरातन राजतंत्र हैं, जो निरंकुश राजतंत्र हैं, उनको बहाल किया जाता है। और नंबर तीसरा है कि इसके अंतर्गत जो राजतंत्र को बहाल किया जाता है तो वह करता क्या है? ये लोग वियना सम्मेलन के अंतर्गत जो संधि होती है, संधि के मसौदे के अंतर्गत जो शर्तें निर्धारित किया जाता है, उसके अनुसार फ्रांस में पुनः बूर्बो राजवंश के शासक, बूर्बो राजवंश के शासक लुई 18वें को फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। देखिए जो भी परिवर्तन अभी तक हम लोगों ने 3 प्रकार के परिवर्तन देखे हैं, इन तीनों परिवर्तन में एक ही विचारधारा सेंटर में है, वह है रूढ़िवादी विचारधारा, वही रूढ़िवादी विचारधारा। इसीलिए मैं वियना कन्वेंशन यदि याद करना है तो आपको एक चीज सोच करके चलना होगा कि रूढ़िवाद की विचारधारा क्या है और रूढ़िवादी लोग क्या चाहते हैं। उसी प्रकार के वियना कन्वेंशन के अनुसार परिवर्तन होगा। नंबर 1 परिवर्तन इसी प्रकार का रूढ़िवाद की विचारधारा के अनुसार हुआ। नंबर 2 परिवर्तन उसी के अनुसार हुआ। तीसरा परिवर्तन उसी के अनुसार हुआ। यही कारण है कि मेटरनिक कहता है कि जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम होता है। अब देखिए फ्रांस में किस प्रकार की व्यवस्था कायम किया जाता है, तो रूढ़िवाद की विचारधारा के अनुसार राजवंश यानी कि लुई 16वें को बहाल कर दिया जाता है, पुनः वहां का शासक बना दिया जाता है और इस तरह से पुनः वहां पर निरंकुश राजतंत्र कायम हो जाता है। तीसरा व्यवस्था क्या, चौथा परिवर्तन क्या किया जाता है इसके अंतर्गत चौथा परिवर्तन ये होता है, चौथा परिवर्तन है कि कोशिश यह किया जाता है कि फ्रांस को कमजोर कर दिया जाए, क्योंकि यह देखा गया कि फ्रांस में जो परिवर्तन हो रहा है उस प्रकार के परिवर्तन पूरे यूरोप में हो रहा है। तो फ्रांस को कमजोर करने के लिए उसकी सीमाओं पर कई राज्यों को विकसित किया जाता है। कह सकते हैं कि फ्रांस को कमजोर करने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए जाते हैं। सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रांस को कमजोर किया जाता है। फ्रांस को कमजोर यह किया जाता है क्योंकि देखिए जो ये उदारवाद की विचारधारा के अनुसार जो भी पहला परिवर्तन होता है कहाँ होता है, पहली क्रांति होती है कहाँ होता है, तो फ्रांस में होती है। और यही कारण है कि ऑस्ट्रिया के चांसलर जीप मेटरनिक कहता है कि फ्रांस जब सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और यही कारण है कि देखिए पहले नंबर क्या किया जाता है कि फ्रांस को ही कमजोर कर दिया जाता है कि फ्रांस में इस प्रकार की हलचल न हो, क्योंकि अगर फ्रांस में
उदारवादी विचारधारा के अनुसार पुनः हलचल होता है तो शायद यह पूरे यूरोप को प्रभावित करेगा। और यही कारण है कि फ्रांस को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है और फ्रांस को कमजोर करने के लिए उसकी सीमाओं पर यानी कि फ्रांस की सीमाओं पर कई प्रकार के राज्य स्थापित कर दिए जाते हैं। यही नहीं, जो लुई 16वें है जो नेपोलियन बोनापार्ट के ने विजिट किया था और उस विजय अभियान के दौरान जितने भी राजवंश को हटाया था, जितने भी राजतंत्र की व्यवस्था को समाप्त किया था, सारे राजाओं को बहाल कर दिया जाता है। यानी कि पांचवा परिवर्तन किया जाता है कि नेपोलियन द्वारा हटाए गए सभी राजाओं को पुनः बहाल कर दिया जाता है, छठवां परिवर्तन क्या किया गया कि नेपोलियन के द्वारा जो भी जमीन कब्जे में किया गया था वो सबको क्या किया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। लेकिन नेपोलियन के द्वारा विजित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है। देखिए, ये परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सारे के सारे परिवर्तन किसके विरुद्ध जा रहा है? ऐसा देखने से, प्रथम दृष्टि से देखने से ऐसा महसूस होगा कि आपको जो भी परिवर्तन हो रहा है वह उदारवाद की विचारधारा है उसके ठीक विपरीत जा रहा है। और किसको लाने का प्रयास किया जा रहा है? तो रूढ़िवाद की विचारधारा को लाने का प्रयास किया जा रहा है। किसको लाने का प्रयास किया जाए? रूढ़िवाद की विचारधारा को लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के अनुसार जो वियना सम्मेलन है और जो उसमें संधि का मसौदा तैयार किया जाता है, उस संधि के अंतर्गत इसी प्रकार के प्रावधान किए भी जाते हैं। अब अगर लास्ट की बात करें तो यह क्या किया जाता है कि फ्रांस में यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट के जितने भी सहयोगी राज्य हैं उन पर युद्ध का हर्जाना लगा दिया जाता है। ये संधि के वियना सम्मेलन के अंतर्गत जो संधि का मसौदा तैयार किया जाता है उसमें यह भी एक निर्धारित किया जाता है, इनकी संयुक्त शक्तियां यह भी क्या करती हैं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट के सहयोगी राज्यों पर सहयोगी राज्यों पर युद्ध का हर्जाना लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो वियना कन्वेंशन होता है, वियना कन्वेंशन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है वह परिवर्तन रूढ़िवाद की विचारधारा के अनुसार होता है। और यह परिवर्तन न केवल फ्रांस में होता है बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक व्यवस्था कायम किया जाता है कि उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो भी चीजें परिवर्तित किया गया था सबको हम लोग समाप्त करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि पुरातन जो राजतंत्र की व्यवस्था है उसको हम लोग बहाल करते हैं। फ्रांस में किसको हम लोग बहाल करते हैं? पुनः बोर्बो राजवंश के शासक लुई 18वें को वो लोग बहाल कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फ्रांस को कमजोर करने के लिए उसकी सीमाओं पर कई राज्य स्थापित कर देते हैं। पांचवा परिवर्तन करते हैं कि नेपोलियन द्वारा हटाए गए सभी राजाओं को पुनः बहाल कर दिया जाता है। यानी देखिए क्या है, कोशिश क्या है? कोशिश यही है कि रूढ़िवाद की व्यवस्था को हम लोग लागू रखेंगे, पुरातन व्यवस्थाओं को हम लोग कायम करेंगे। तो उसके बाद परिवर्तन क्या रहता है कि नेपोलियन के द्वारा विजित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जाता है, ये परिवर्तन होता है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के सहयोगी राज्यों पर युद्ध का हर्जाना लगाया जाता है, शायद क्योंकि उदारवाद की विचारधारा का ये समर्थक था और उस पर हर्जाना लगा करके उन लोगों को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो वह अपनी विचारधारा के अनुसार पुनः क्रांति नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वियना कन्वेंशन के द्वारा जो भी परिवर्तन हो रहा है वह रूढ़िवाद की विचारधारा को लागू करने के लिए हो रहा है। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है
कि यूरोप में यह जो परिवर्तन हो रहा है 1815 में, वह परिवर्तन क्या अस्थायी होगा, यानी इस परिवर्तन के विरोध में क्या पुनः क्रांति होगी, या हम कह सकते हैं कि फिर उदारवादी जो राष्ट्रवादी हैं क्या वह शांत हो गए, हम परिवर्तन नहीं चाहेंगे, तो परिवर्तन चाहेंगे। उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा देखा गया कि जब रूढ़िवाद की विचारधाराएं लागू हो गई और यह रूढ़िवाद की विचारधाराएं क्या की कि प्रेस की आजादी को समाप्त कर दी। नंबर 1 क्या की कि इसके साथ ही जब राजतंत्र बहाल हुआ तो प्रेस की आजादी को समाप्त कर दिया गया और आजादी को समाप्त करते हुए सेंसरशिप लगा दिया गया, सेंसरशिप लगा दिया गया और सेंसरशिप लगा करके प्रेस की आजादी को समाप्त कर दिया गया, प्रेस की आजादी को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर देगा। अब इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क पड़ा कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, जो अपने साहित्य के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या तमाम तरह के अभिव्यक्ति के माध्यमों को इस्तेमाल करके अपनी विचारधारा को पूरे यूरोप की जनता को समझाने का प्रयास कर रहे थे, वह परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे थे, क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे, उस पर सेंसरशिप के द्वारा उस पर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। तो अब क्या होगा, अब क्या उदारवादी किस प्रकार से अपनी विचारधारा का प्रचार करेंगे, और जाहिर सी बात है कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो अब उदारवाद के अनुसार क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन होगा, इसी को हम लोगों को जानना है। इसको शॉर्ट में हम लेते हैं, इससे कोई महत्वपूर्ण विशेष प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये समझने के लिए, एक धारा में चलने के लिए, तो चूंकि पूरी लेसन को जब तक से नहीं समझेंगे तब तक से यूरोप में राष्ट्रवाद समझ में नहीं आएगा। तो उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये होता क्या है कि जब रूढ़िवाद की सरकारें पूरे यूरोप में कायम हो जाती हैं, सेंसरशिप लगा दिया जाता है, प्रेस की आजादी को समाप्त कर दिया जाता है, तो जो उदारवादी विचारधारा या उदारवाद के विचारधारा के जो समर्थक लोग हैं वो क्या करते हैं, गुप्त संगठनों का निर्माण करते हैं, गुप्त संगठनों का निर्माण करते हैं। हम लोग देखेंगे उदाहरण के रूप में जुसेपे मैक्सिनी के विषय में देखेंगे, मैक्सिनी के विषय में देखेंगे कि यह क्या है। मैक्सिनी 1807 में जेनेवा में उसका जन्म होता है, जेनेवा में जन्म होता है, और जन्म होने के बाद यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बनता है। यह क्या है, उदारवाद की विचारधारा का घोर समर्थक है। यही तो कारण है कि ड्यूक मेटरनिख क्या कहता है कि जुसेपे मैक्सिनी हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये गुप्त, मैं उदाहरण के रूप में उसको उठाया हूँ क्योंकि इस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहा हूँ, और तब मैं बात कर रहा हूँ इस पर कि मैक्सिनी क्या करता है, गुप्त संगठनों का निर्माण करता है। यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक 2 गुप्त संगठनों का निर्माण। ये नहीं है कि केवल जुसेपे मैक्सिनी करता है, बल्कि उदारवाद की विचारधारा के प्रसार में लगे हुए वे यूरोप के सारे उदारवादी करते हैं, गुप्त संगठनों का निर्माण करते हैं, भूमिगत होकर के प्रचार करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि रूढ़िवाद की सरकारें उदारवाद की विचारधारा को पसंद नहीं करती हैं और उनको उत्पीड़न करती है। और यही कारण है कि ये गुप्त संगठनों का निर्माण करते हैं और गुप्त संगठनों के माध्यम से पूरे यूरोप में उदारवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार प्रारंभ करते हैं। इसमें हमने उदाहरण के रूप में देखा और उदाहरण के रूप में ही सही, लेकिन ये जुसेपे मैक्सिनी से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यंग इटली का नामक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो मैक्सिनी के द्वारा किया गया। यंग यूरोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये गुप्त संगठन का नाम है, यंग इटली और यंग यूरोप, जो उदारवाद की विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया गया था। और यह किसके द्वारा बनाया गया, मैक्सिनी के द्वारा बनाया गया। ये यंग इटली और यंग यूरोप में बहुत से जो यूरोप के युवा वर्ग थे वह शामिल हुए और शामिल होकर के गुप्त तरीके से, भूमिगत रूप से पूरे यूरोप में पुनः उदारवाद की विचारधारा के अनुसार परिवर्तन करने के लिए लोगों को तैयार करना प्रारंभ किया, यानी कि लोगों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ किए, लोगों को बताना प्रारंभ किए कि उदारवाद की विचारधारा के अनुसार यदि परिवर्तन होता है तो हमें क्या मिलेगा, आज़ादी मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, सामंती व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी, हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा समाज का निर्माण होगा जिसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार होगा।
हमारा विकास होगा। हमारी जो हालात है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जिसके चलते हम क्या है भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है, हम पशुवत जीवन जी रहे हैं, उसमें यदि परिवर्तन करना है तो हमें किस प्रकार की सरकारों का निर्माण करना पड़ेगा, उदारवाद की विचारधारा के अनुसार सरकारों का निर्माण करना पड़ेगा। यही तो कारण है कि देखिए यही कारण है कि इन गुप्त संगठनों के प्रचार करने के कारण, जो प्रचार कर रहे थे, अब भूमिगत होकर के जो गुप्त संगठन प्रचार कर रहे थे, इन गुप्त संगठनों के प्रचार के का प्रभाव यह होता है कि जुलाई 1830 में फ्रांस में पुनः क्रांति होती है। फ्रांस में पुनः क्रांति होती है, पुनः क्रांति होता है, पुनः क्रांति होता है, जिसे हम लोग किस क्रांति के नाम से जानते हैं? जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। यह कब हुआ? 1830 में हुआ। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, बहुविकल्पी के प्रश्न बनते हैं कि जुलाई क्रांति कब हुआ, तो 1830 में हुआ। 1830 में पुनः फ्रांस में जो क्रांति हो जाती है, और यह क्रांति किसके द्वारा किया जाता है? तो उदारवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा किया जाता है। किस लिए किया जाता है? क्योंकि उदारवादी राष्ट्रवादी अपने विचारधारा के अनुसार परिवर्तन करना चाहते हैं। अब वह क्या करते हैं कि वहां पर, यानी कि फ्रांस में इस क्रांति, जुलाई क्रांति के बाद वहां बूर्बो राजवंश की जो शासक, जो रूढ़िवादी, यानी कि 1815 में वियना में जो सम्मेलन हुआ था, वह संध के मसौदे की शर्त के अनुसार जो लुई 18वें को वहां का राजा घोषित किया गया था, उसे पुनः क्या किया जाता है? बेदखल कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है, और फिलिप द्वितीय को फ्रांस का पुनः राजा बना दिया जाता है। यहाँ पर देखिए परिवर्तन कुछ विशेष नहीं हो रहा है, लेकिन फिलिप द्वितीय को राजा तो बनाया जाता है, लेकिन वहां पर निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर एक राजतंत्र को ही स्थापित किया जाता है। लेकिन फिलिप द्वितीय चूंकि क्रांतिकारियों के द्वारा लाए गए हैं, इसीलिए वहां पर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि असीमित नहीं, सीमित राजतंत्र को स्थापित किया जाता है। सीमित राजतंत्र स्थापित किया जाता है, सीमित राजतंत्र स्थापित किया जाता है। देखिए जब निरंकुश राजतंत्र होगा तो उसे हम लोग असीमित राजतंत्र कहते हैं, असीमित राजतंत्र कहते हैं। और जब उस पर अंकुश लगा दिया जाता है, यानी कि कुछ विधियों को निर्माण करने की शक्तियां कुछ संसद के अंतर्गत आ जाती है, संसद सदस्यों के अंतर्गत आ जाती है, या किसी सभा के अंतर्गत आ जाती है, केवल विधायिका पर या कार्यपालिका पर केवल राजा का अंकुश नहीं होता है, केवल राजा का ही नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि वो एक सभा का हो जाता है, तब उस पर क्या हो जाती है? उस पर अंकुश लगा जाता है और वह सीमित राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक सीमित राजतंत्र का निर्माण हो जाता है, लेकिन इससे भी क्रांतिकारियों को संतुष्टि नहीं मिलती है, और संतुष्टि न मिलने का परिणाम यह होता है कि अंतुगत्वा, हम यहाँ पर कहानी को पूर्ण रूप से यहाँ पर छोड़ेंगे। अंतुगत्वा 1804 में 1848 में फरवरी क्रांति होती है, फरवरी क्रांति होती है। 1804 में फरवरी क्रांति होती है। यह क्रांति का परिणाम क्या होता है कि 1848 में जब फरवरी क्रांति होती है तो फ्रांस में ही होता है, फ्रांस में ही होता है, और फ्रांस में क्या होता है? फ्रांस पूर्ण रूप से गणतंत्र बन जाता है, यानी कि अब वहां पर ना तो निरंकुश राजतंत्र है, ना तो सीमित राजतंत्र है, बल्कि वहां फ्रांस क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से गणतंत्र हो जाता है। अब हम ये दोनों स्टोरी क्यों बता रहे हैं? दोनों स्टोरी इसलिए बता रहे हैं कि देखिए अब यहाँ पर ड्यूक मेटरनिक के स्टेटमेंट को जरा ध्यान दीजिए, मेटरनिक के स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए कि जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्यों कहता है? तो देखिए ना, 1800 जुलाई क्रांति की बात किया जाए, 1830 की बात किया जाए, जुलाई क्रांति की बात, तो वहां पर जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार पुनः यूरोप में परिवर्तन की मांग होने लगती है, पूरे यूरोप में मांग होने लगता है। और यह परिवर्तन हो कैसे रहा है?
उदारवादी राष्ट्रवादी जो गुप्त संगठनों के माध्यम से भूमिगत होकर के अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसी के अनुसार वहां पर परिवर्तन की मांग होना प्रारंभ हो जाता है। और जुलाई क्रांति 1830 में होती है, उसके द्वारा फ्रांस में क्रांति होता है। पुनः इससे भी उन लोगों क्रांतिकारियों के द्वारा अपनी विचारधारा को लागू करने में कामयाबी नहीं मिलती है, तो अंतुगत्वा 1848 में फरवरी क्रांति होती है और फरवरी में क्रांति के बाद फ्रांस क्या बन जाता है, गणतंत्र बन जाता है। और यही देखिए यहाँ पर एक चीज परिवर्तन होगा। परिवर्तन ये होगा कि यह देखा जा रहा है कि अगर फ्रांस की ही बात किया जाए तो 1789 में फ्रांस में जो क्रांति होती है उसके बाद से परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। और ये देख रहे हैं कि 1848 यानी लगभग 80 वर्षों का समय अगर बात किया जाए, 1848, इसमें पूरे यूरोप में अशांति कायम है। कभी रूढ़िवादी की सरकार, कभी क्रांतिकारी की सरकार, तो पूरे यूरोप में अव्यवस्था फैला हुआ है। तो इस अव्यवस्था के दौरान एक सामाजिक समझौता, एक राजनीतिक समझौता उत्पन्न होगा। और उसी के क्रम में अभी हमने बताया कि राजतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, सीमित राजतंत्र और असीमित राजतंत्र। असीमित राजतंत्र वह होता है जिस यानी कि राजा के कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शक्ति पर किसी भी संस्था का अगर अंकुश नहीं होता है, वह एकदम बिल्कुल स्वतंत्र होता है, तो वह असीमित राजतंत्र होता है। लेकिन जब राजा पर अंकुश लगा दिया जाता है, उसके अधिकारों को सीमा के अंतर्गत कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग सीमित राजतंत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 1848 आते आते रूढ़िवादी और उदारवादी यह महसूस करने लगे कि अगर यूरोप में शांति कायम करना है, अगर यूरोप में विकास कार्य, देखिए औद्योगिक क्रांति कहाँ होती है? औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में इंग्लैंड में होती है। और जाहिर सी बात है अभी भी इंग्लैंड क्या है, औद्योगिकरण के मामले में यूरोप के अन्य देशों से काफी आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। और यह देखा जा रहा है कि पूरे यूरोप में इस प्रकार की घटना घटित होने के कारण यूरोप में कोई भी अस्थायी सरकार का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वहां पर विकास अवरुद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 1848 में जब फरवरी क्रांति होती है और फ्रांस गणतंत्र बन जाता है, तो वहां पर एक और विशेष प्रकार का परिवर्तन आप लोगों को किताब पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा कि वहां पर रूढ़िवादी और उदारवादी दोनों क्या होते हैं। पूरे यूरोप में अगर शांति व्यवस्था, यह समझने लगते हैं कि अगर पूरे यूरोप में शांति व्यवस्था कायम करना है, अस्थायी सरकारों का निर्माण करना है, आर्थिक रूप से विकास करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। यानी कि रूढ़िवादियों को भी परिवर्तन, जो आज की जनता, जो पूरे यूरोप की जनता है, जिस प्रकार की सोच रखती है, जो स्वतंत्रता की मांग करती है, समानता की मांग करती है, संविधान की मांग करती है, संसद की मांग करती है, उसे स्वीकार करना होगा। दूसरा नंबर की उदारवादी भी यह सोचते हैं कि अभी भी जो रूढ़िवादी हैं, वह रूढ़िवादी क्या है, शक्तिशाली हैं, अभी भी उनके पास शक्तियां हैं, तो उनको भी हमको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि 1848 के बाद पूरे यूरोप में जिस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं कायम होती हैं, उसमें सीमित राजतंत्र का निर्माण होता है, यानी सीमित राजतंत्र का निर्माण होता है, सीमित राजतंत्र का निर्माण होता है। इस सीमित राजतंत्र के अंतर्गत अभी भी शक्तियों का केंद्र किसके पास होगा, राजा के पास होगा, लेकिन वह अपनी कार्यपालिकी, विधायिकी और न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल स्वयं न करके, निरंकुश तरीके से न करके, बल्कि किसके द्वारा करेगा, तो अपने संसद के द्वारा करेगा, संसद के द्वारा करेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था पूरे यूरोप में कायम होती है। यहाँ पर इस कहानी को हम छोड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आएगा उस चीज़ों पर डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। यूनान की आज़ादी की बात किया था, उसको भी हम लोग करते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्योंकि हम लोग देखिए बहुत सी चीज़ों को हम लोग जान चुके हैं कि उदारवाद की विचारधारा क्या है। उदारवाद की विचारधारा के अनुसार यूरोप में पहला परिवर्तन कहाँ होता है, तो फ्रांस में होता है, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के अंतर्गत देखा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट
नेपोलियन बोनापार्ट की नागरिक संहिता के अनुसार क्या परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वियना कन्वेंशन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्रांतिकारियों ने यूरोप के लोगों को या फ्रांस के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकास करने के लिए क्या क्या परिवर्तन किया गया। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें एक प्रश्न को निर्धारित करना होगा कि हमें एक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे, एक टुकड़ों में पढ़ा रहे थे कि यह आप लोगों को पता चले कि फ्रांस में क्रांति होती है, तो फ्रांस की क्रांति होने के बाद किस प्रकार का परिवर्तन होता है, और जिस प्रकार का परिवर्तन होता है तो वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना कैसे लोगों के बीच में उत्पन्न होती है। तो जो फ्रांस में परिवर्तन हुआ उसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार का परिवर्तन करता है। उसके बाद हम लोगों ने उदारवाद को देखा। अब उसके बाद हम लोग वियना कन्वेंशन को देखें। जो अगला प्रश्न है या अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है और इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन इस सही बात किया जाए तो इस अध्याय के अंतर्गत यदि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो उस क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे या यूरोप में राष्ट्रवाद आने के कौन कौन से तत्व थे। ये सारे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो इसी से हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अब हम लोगों को धीरे धीरे यह स्पष्ट हो रहा है या आगे हम कहें तो उदारवाद को आप लोग पढ़ के रखिएगा, वियना कन्वेंशन को आप लोग पढ़ के रखिएगा। उसके बाद ये नेपोलियन बोनापार्ट का 1804 का नागरिक संहिता को समझकर रहिएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो यूरोप में राष्ट्रवाद की हम जब बात कर रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद आने का क्या कारण था, जब उसको हम लोग डिस्कस करना प्रारंभ करेंगे तो ये सारी चीज़ों को वहाँ पर डिटेल्स से बताने की आवश्यकता नहीं होगा। क्योंकि जो ही हम उदारवाद की विचारधारा कहेंगे, जो ही मध्य वर्ग का नाम लेंगे, जो ही हम वियना कन्वेंशन की बात करेंगे, जो ही हम नेपोलियन की बात करेंगे, आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि आखिर इस प्रकार से परिवर्तन यानी कि वह क्या है, उदारवाद क्या है, वियना कन्वेंशन के अंतर्गत क्या परिवर्तन किया गया, नागरिक संहिता के अंतर्गत क्या किया गया। ये सारी चीजें जब माइंड में आ जाएगा तो यह प्रश्न आपको समझ में आने लगेगा। तो अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, कौन कौन से वे तत्व थे जिसके अनुसार पूरे यूरोप में उदारवाद ये राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपती हैं। राष्ट्रवाद के अनुसार संप्रभु राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। ये हमने बताया कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको कहें तो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इसके अंतर्गत कई एक बार इस प्रश्न को पूछा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण को समझाइए, यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण है इसको समझाइए। तो ये न केवल इम्पोर्टेंट होगा बल्कि वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और इसको हम लोग अगले क्लास के अंतर्गत देखेंगे। थैंक यू।